नमस्कार, जोहार। छलांग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में और कुछ उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण हैं। एग्ज़ाम में उनके पूछे जाने की संभावनाएं हैं या पूछे जा चुके हैं और ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। जैसे औरंगजेब की बेगम जिसकी याद में बीबी के मकबरे का निर्माण किया गया था भी कहलाती है। यहाँ पे सवाल ये है कि किसकी याद में ये मकबरा बनाया गया। सवाल आप लोगों को दिख रहा होगा। आंसर है दिलरास बानो, दिलदार बानो, हुल हुल अनीमा और नादिरा बेगम। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये सारे बेगमों का नाम लिखा हुआ है यहाँ। तो पहले हम लोगों को ये जानना है कि कौन सी बेगम थी जो औरंगजेब की सबसे पसंदीदा बेगम थी। तो उसका आंसर है आपका दिलरास बानो बेगम। ये आपका दिलरास बानो बेगम ये है आपके, इसका आंसर ये है। ठीक है, ये औरंगजेब की सबसे पसंदीदा बेगम थी और इनकी याद में औरंगाबाद में बनवाया गया मकबरा बनवाया गया जिसको बीबी के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। इसे दक्कन या दक्षिण का ताज के नाम से भी जाना जाता है। ये कोशिश की गई ताजमहल के समान बनाने की और लेकिन वैसा हो नहीं पाया, वैसा बन नहीं पाया और इसका निर्माण अताउल्ला खां के द्वारा किया गया। वही थे जो उस्ताद अहमद लाहौरी के पुत्र थे। उस्ताद अहमद लाहौरी ने ही ताजमहल का डिज़ाइन बनाया था। आर्किटेक्ट वास्तुकार वही थे। उनके पुत्र जो हैं उन्होंने ही अताउल्ला खां ने ही इसका निर्माण कराया था। और दिलरास बानो बेगम जिनको रबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता है, इनको रबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, रबिया जो है एक मुस्लिम संत हैं और ऐसा कहा जाता है कि एक बार वो सुबह में प्रे कर रही थी तो देखने वाले को लगा कि उनके पूरे शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। इसलिए रबिया जो है नाम बड़ा पवित्र है, इसलिए ये इनको संबोधित किया जाता है दिलरास बानो बेगम को रबिया उद दुरानी के नाम से। युग की रबिया इसका मतलब होता है युग की, अपने युग की रबिया, ये इसका मतलब होता है। मरणोपरांत इनको ये टाइटल दिया गया और शाहजहां के बड़े बेटे जो हैं शाहजादा आजम शाह के नेतृत्व में ये मकबरा बनवाया गया जो बीबी का मकबरा कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है इससे रिलेटेड, जो जान जाए आप तो बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, वो देख लीजिए आप। एक शाही महिला पुस्तकों की एक उत्कृष्ट संग्राहक थी। यहाँ तक कि एक चित्र में उन्हें एक स्टैम्प को पकड़े हुए दिखाया गया है जिसका प्रयोग उनके संग्रह में सम्मिलित पांडुलिपियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। 1594 में तैयार गिलगिली शाही रामायण की एक प्रति उनके पास थी। इस शाही महिला की पहचान कीजिए। इसका मतलब है वो कौन सी महिला थी। इस तरह से पुरुषों के बारे में भी कहा जाता है। एक आप जानते होंगे मुगल शासकों में एक शासक हुए हैं और जिनका नाम आप बताएंगे कि जो लड़ाई के मैदान में भी जाते हैं तो साथ में उनका शाही पुस्तकालय, शाही पुस्तकालय उनके साथ चलता है। और वो पुरुष वो जो है वो हैं आपके हुमायूं हैं जो कि पढ़ने के बहुत शौकीन हैं और
उनकी मृत्यु भी आप देखिएगा कि लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई है। तो इसी तरह से एक महिला भी है जो पढ़ाई के लिए जानी जा रही है, ठीक है। तो आपको नाम बताना है और इसमें ऑप्शन है आपके हामिदा बानो बेगम, गुलबदन बेगम, जहां आरा, जिनतुलनिशा बेगम। ये 4 महिलाएं हैं और चारों महिलाएं जो हैं मुगलिया काल से हैं, मुगल सल्तनत से हैं। और इसमें जो पहली हैं हामिदा बानो बेगम, वो हुमायूं की पत्नी हैं। ये हुमायूं की पत्नी है, ये हुमायूं की बहन है, ठीक है। जहां आरा जो है इनकी शाहजहां की बेटी हैं। तो सारी जो महिलाएं हैं, हुमायूं की पत्नी, ये बहन है हुमायूं की। ये पहले तो ये हम लोग जान लेंगे कि कौन कौन सा क्या है। दूसरा, अब जो क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी महिला है जो पढ़ाई लिखाई से बड़ी संबंधित है, तो है हामिदा बानो बेगम, जो कि हुमायूं की पत्नी और अकबर की माँ भी हैं, ये भी हम जानते हैं। इन्हें मरियम मकानी की उपाधि भी दी गई थी। इन्हें मरियम मकानी की उपाधि भी दी गई थी। तो ये मुगल कालीन महिलाएं हैं और जिनके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए, बड़े सरल हैं, याद रखना जरूरी है ये सबको। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो आप देख लीजिए क्या है। फिरोज शाह तुगलक के बाद वह कौन मुगल बादशाह था जिसने नहरों से पानी आपूर्ति की तरफ ध्यान दिया? फिरोज शाह तुगलक जो तुगलक काल में है और सल्तनत काल के हैं, और उन्होंने नहरों पे बहुत ध्यान दिया। नहरों का बेसिकली काम क्या है कि वो सिंचाई, पटवन से संबंधित कार्य होता है। और इससे उस समय में चूंकि एक ही आपका व्यवसाय है, एक ही कार्य आप करते हैं, कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप काम करते हैं, तो अगर प्रॉपर एग्रीगेशन की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं की जाए तो आप सिंचाई नहीं कर सकते हैं। सिंचाई नहरों के द्वारा होता था, कुआं के द्वारा होता था, लेकिन नहरों के माध्यम से आप अच्छी सिंचाई कर सकते हैं और आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। और उससे क्या होगा, उससे आपका अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। सिर्फ आप वर्षा पे ही निर्भर नहीं रह सकते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने इस मामले में बहुत सारा काम किया। और उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे भी कुछ नाम आपको दिखाई देंगे, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। इसमें कौन वो है जिन्होंने इस पे ध्यान दिया? तो इसमें आपका आंसर है शाहजहां। आपका आंसर है शाहजहां ने बहुत अत्यधिक ध्यान दिया यहाँ पे। और इस टाइम में ये कॉन्सेप्ट था कि जहाँ पर संभव नहीं वहाँ पर भी प्रयास करो, असफल होने पर भी प्रयास करो। ये बहुत खर्चीला तरीका था इनका। जो थ्योरी है कि प्रयास करो, ठीक है ना, आप कंटिन्यू आप करते रहिए, काम करते रहिए, सफलता मिले, सक्सेस हो या अनसक्सेस हो, कुछ भी हो, लेकिन आप कंटिन्यूअस आप लगे रहिए, जुड़े रहिए। तो इससे क्या है, ये अननेसेसरी भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और कंटिन्यू आप करते रहे तो आपका पैसा बहुत जाया भी हुआ, क्योंकि हर जगह आप पानी नहीं पहुंचा सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे इन लोगों को फेस करना पड़ा, लेकिन फिर भी शाहजहां का ये थ्योरी था और ये काम करते रहे उस प्रोसेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल कालीन सबसे बड़ा पुल अकबर के समय बना। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा वो पुल है, एक जो बनाया गया अकबर के टाइम में, दूसरा कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है उसका। तो ये आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। तो
यहाँ पे ऑप्शन है दिल्ली, जौनपुर, आगरा, मुल्तान। ठीक है, ये 4 आपके ऑप्शन हैं और इसमें सही जो है वो आपका जौनपुर है। जौनपुर में अकबर के द्वारा सबसे बड़ा पुल बनाया गया और इसके बारे में जानकारी जो है हमें मॉन्सरेट के द्वारा प्राप्त होती है। मॉन्सरेट अकबर के टाइम में आया था और ये पुलों के बारे में विवरण देता है मॉन्सरेट का। और 1567 से 68 के टाइम में इसने बताया कि ये पुल बना है, जौनपुर में बना है, गोमती नदी पर बना हुआ है ये पुल। गोमती नदी पर बना है ये पुल। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आपको कुछ और भी फैक्ट मिल सकते हैं जो किसने बताया, ये इन सब के बारे में जानकारी आपको किसने दी। तो मॉन्सरेट था एक जो विदेशी यात्री है जो भारत आया था और उसने ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दिया। हमारे जो साहित्यिक स्रोत हैं और जो पुरातात्विक स्रोत हैं उन सबसे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। मध्यकाल में हमारे साहित्यिक स्रोत, विभिन्न साहित्यिक स्रोत हैं, उससे उस काल की जानकारी मिलती है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। अबुल फजल ने किस संगीतज्ञ के संदर्भ में कहा था कि उसके जैसा गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ? ये अबुल फजल का स्टेटमेंट है। ठीक है, और 1000 साल में पैदा नहीं हुआ वैसा कोई भी गायक, संगीतकार। देखिए यहाँ पे सारे संगीतकार हैं, आपको मालूम होगा। तानसेन भी गाते हैं, बैजू बावरा भी गाते हैं, मोहम्मद हुसैन भी गाते हैं और बैजू बावरा भी गाते हैं और बाज बहादुर भी गाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं कहानी आपको बता देता हूँ। बाज बहादुर जो है ये भी संगीतकार हैं और रूपमती और बाज बहादुर का नाम आता है बराबर, आपको दिखाई देगा कि दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों संगीतकार हैं। दूसरा आपका बैजू बावरा। बैजू बावरा के बारे में एक कहानी बड़ी प्रचलित है कि बैजू बावरा ने संगीतकार तानसेन को हराया। मैं सवाल पे भी आ रहा हूँ लेकिन थोड़ी मैं कहानी आपको बता देता हूँ। बैजू बावरा के पिता भी संगीतकार थे और ऐसा कहानी है और आप पुरानी मूवी में देखेंगे तो बैजू बावरा के नाम से एक मूवी भी आई हुई थी। तो इसमें कहानी ये है कि एक टाइम में तानसेन को अपनी गायकी पे बड़ा घमंड हो गया था। आंसर भी इसमें आपका तानसेन ही है, आंसर तानसेन ही है, लेकिन थोड़ी सी कहानी मैं बता देता हूँ, फिर उस पर और डिटेल में मैं बात करूँगा। तो बैजू तानसेन ने ये अनाउंसमेंट करवा दिया था कि अगर कोई भी राजमहल के सामने गाते हुए गुजरेगा तो उसे मुझसे कंपटीशन करना पड़ेगा और अगर हार जाएगा तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। जो भी हार जाए, मैं हार जाऊं तो मुझे फांसी और सामने वाला कोई हार जाए तो उसको फांसी दी जाएगी। तो एक बार बैजू बावरा के पिता, जिनको ये जानकारी नहीं थी और वो गाते हुए, भजन करते हुए गुजर गए और इसके कारण उनको कंपटीशन करना पड़ा और तानसेन से। तानसेन, चूँकि आपको मालूम है कि अबुल फजल का ये स्टेटमेंट है कि इसके ऐसा संगीतकार, संगीत गाने वाला 1000 सालों में, पिछले 1000 सालों में भारत में पैदा नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त ये संगीतकार हैं, गाते हैं। और तो उन्होंने उनको हरा दिया और उनको फांसी की सजा हो गई। बैजू बावरा के लिए ये बड़ा चैलेंजिंग हो गया कि मेरे पिताजी को सिर्फ गाना में हारने के कारण फांसी दी गई, उनकी कोई खता नहीं थी, उनका कोई गलती नहीं था, उसके बाद भी उनको फांसी दी गई। तो इसके कारण उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और वो बावरा का मतलब होता है, यहाँ बावरा का मतलब होता है पागल होना, बावला से भी आप समझ सकते हैं। और वो उस चीज़ में इतना ज़्यादा डूब गए कि संगीत के लेवल को बहुत हाई कर दिया। और ऐसा कहानी है कि तानसेन को भी इन्होंने हराया था। ये अलग बात है, कहानियों की बात अलग है। लेकिन हम बात करेंगे तो ऑफिशियल अबुल फजल का जो स्टेटमेंट है, तानसेन के ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ और आज तक भी शायद पैदा नहीं हुआ, क्योंकि राग दीपक, राग मल्हार वगैरह ये गाने में ज़बरदस्त सिंगर हैं। ये ध्रुपद गायन के महारथी हैं और जब ये गाते हैं तो दिया में तेल और बाती लगा के छोड़ दिया जाए और ये अगर राग दीपक गाएंगे तो दीपक में आग लग जाएगी और उस आग को बुझाने के लिए ये राग मल्हार गाएंगे तो बारिश होने लगेगी। इस तरह की इनकी गायकी का जलवा है तानसेन का। इन्होंने बहुत सारे राग का इजहार भी किया, इजाद किया, रागों का इजाद किया, जिसमें मियाँ की तोड़ी, मियाँ का मल्हार, उसके अलावा आप मियाँ की सारंग, ये सब राग थे।
इन्होंने इसका इजाद किया। और आप देखिएगा कि इनको अकबर ने अपने नौरत्न में शामिल किया और इन्हें कंठ भरणवाणी विलास कंठ भरणवाणी विलास की उपाधि से इन्हें सुशोभित किया, विभूषित किया। तो ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे। इनके गुरु का नाम मोहम्मद गौस है, जो ग्वालियर में थे और उनका कब्र वहीं है। तानसेन की मृत्यु के बाद इनको भी अपने गुरु के कब्र के बगल में सुला दिया गया। ग्वालियर में ही इनकी समाधि भी है। इनका असली नाम रामतनु पांडे है। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे है, इनका ओरिजिनल नाम यही है। ठीक है, तो ये सब तानसेन से संबंधित बहुत सारे फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। ये बेसिकली ध्रुपद गायन करते हैं। तो ये सब फैक्ट आपको जानना है। हो सकता है कि एग्जाम में नेक्स्ट टाइम में कुछ आपका तानसेन से रिलेटेड पूछा जाए और आपको कुछ उनके गायकी से संबंधित, उनका कौन सा राग उन्होंने इजाद किया, ये सब अगर पूछ दिया जाए तो एक सवाल आपको देखने में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक द्वारा सती प्रथा बेसिकली सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया? देखिए, आप आधुनिक काल में भी देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने भी सती प्रथा का विरोध किया था। मध्यकाल में भी आपको दिखाई देगा। तो इसमें सारे लोग मुगल काल से हैं, लेकिन इसमें आपको दिखाई देगा कि औरंगजेब ने 1664 में सती प्रथा के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया था। तो आप सती प्रथा का जो कॉन्सेप्ट है, सती प्रथा की जो बात है, सती का मतलब क्या होता है, पहले थोड़ा हम लोग इस पे 2 शब्द बात कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, तो सती प्रथा है क्या, सती का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये मैं बता दूं, उसके फिर इस नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ जाएंगे। सती का मतलब है कि पति की मृत्यु हो गई और उसकी जो विवाहिता है या उनकी जो पत्नी है वो ऑटोमेटिक अपने तेज से जलकर मर जाए, इसको सती होना कहा जाता है। बाद में ऐसा होना बंद हो गया, तो लोगों ने क्या करना प्रारंभ कर दिया, बड़ा क्रूर प्रक्रिया अपनाया जाने लगा। लोगों ने विधवा महिला को अफीम खिलाया और उनके हाथ पांव को तार से बांधकर पति की चिता में डाल दिया गया, साथ में कि पति उनकी मृत्यु हो गई और आप भी साथ में ही सती हो जाइए। मैं माफी चाहूँगा। महिला चूंकि चिल्लाए ना, चीखे ना, परेशान ना हो जाए, इसलिए इस तरह की प्रक्रिया की जाती थी कि उसको पता भी ना चले और वो जल जाए। ये बड़ी अमानवीय क्रूर प्रक्रिया है और इस प्रथा को रोकने का प्रयास आपको औरंगजेब के द्वारा दिखाई देता है। यही है सती होना या सती प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे और हम लोग बात करेंगे कि मुगल कालीन महिला जिनका सिक्कों पर नाम मिलता है, ऑप्शन है आपके सामने, हामिदा बानो बेगम, गुलबदन बेगम, जहां आरा बेगम। ठीक है, ये सारे नाम हैं आपको। हामिदा बानो बेगम जो हैं ये नहीं है और ये ऑप्शन है आपका नूरजहां। ठीक है, नूरजहां जो है वो जहांगीर उर्फ सलीम की पत्नी है। सलीम उनका प्रारंभिक नाम है, बाद में इनको जहांगीर की उपाधि दी गई थी। ये नूरजहां है, इन्हीं की माँ के द्वारा, असमत बेग के द्वारा इत्र का, गुलाब से इत्र निकालने का आविष्कार किया गया, जिसका श्रेय इन्होंने नूरजहां को दिया था। ठीक है, तो नूरजहां आप देखिएगा जुंटा गुट की लीडर भी हैं। नूरजहां ही हैं जिनके पिता और भाइयों को बड़े बड़े मनसब और पदवियां मिली। नूरजहां ही हैं जिन्होंने जहांगीर के शासनकाल को आप देखिएगा एक तरह से कंट्रोल कर लेंगे। और जहांगीर खुद भी कबूलता है कि मैंने एक प्याला शराब और कबाब के लिए पूरे हिंदुस्तान का ताज नूरजहां को सौंप दिया। ठीक है, तो मुगल काल में आप देखिएगा, जहांगीर के काल में खास करके सिख
सिक्के अपनी सुंदरता के लिए चरम स्थिति पर पहुंच गए थे। ये इतने जबरदस्त नक्काशी की जाती थी सिक्कों पर कि वो उत्कृष्ट स्तर के सिक्के उस समय बनने लग गए थे, ठीक है। और यहाँ पे सोने के जो सिक्के चले, नूर जहांगीर की पत्नी या जहांगीर के द्वारा, वो थे नूर अफसा, ये सोने का सिक्का है। खैर काबुल और नूर अफगान, ये सोने के सिक्के थे। और चांदी के सिक्का जो था, निसार नाम था। निसार, ये चांदी का सिक्का है, ठीक है, ये चांदी का सिक्का। और ये निसार जो है खास करके उस समय प्रयोग में लाया जाता था जब शासकों, बादशाहों को सिक्के फेंकने होते थे, गरीबों में लुटाने होते थे, खास करके रासतिलक के टाइम में, जन्मोत्सव के टाइम में, विवाह के समय में। इस समय में गरीबों में सिक्के फेंके जाते थे। तो ये निसार ही सिक्का है चांदी का जो लुटाया जाता था, ठीक है ना। और आपका ये नूरजहां है जो जिनका सिक्कों पर आपका नाम मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत क्रिएटिव महिला है, बहुत सारा काम आपको करती हुई दिखाई देंगी यहाँ पे मुगल काल में। और मुगल काल में एक समय में ये कुल आप समझ लीजिए कि यही शासन पूरे चला रही है, बादशाह सिर्फ नाम मात्र का है, रबड़ स्टैंप है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए। यह शिकायत की जजिया के तहत लाखों में इकट्ठी की गई रकम का थोड़ा भी हिस्सा शाही खजाने तक नहीं पहुंचता था। औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के द्वारा बोला गया? ठीक है, क्वेश्चन यही है कि औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसके द्वारा की गई? अब कहा गया, बताया गया, बोला गया। ऑप्शन है आपके मोहम्मद काजी, भीमसेर बुरहानपुरी, इसर दास नागर और काफी खां, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सारे लोग जो हैं औरंगजेब के ही समकालीन हैं, औरंगजेब के ही इतिहासकार हैं। लेकिन इसमें है आपका सही उत्तर है आपका काफी खां। ये आपके सही प्रश्न का और आपके प्रश्न का उत्तर है। ये जजिया का मतलब होता है कि गैर मुसलमानों से जो लिया गया धार्मिक कर है उसको जजिया कहा जाता है, ठीक है। आप देखिएगा सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया कर लिया गया और उसके बाद फिर आपका फिरोज शाह तुगलक और अकबर इसको समाप्त कर देगा, इसलिए भी ये बड़े नाम हैं, ठीक है। और औरंगजेब ने इसको पुनः चालू किया और इस बात की पुष्टि आपको काफी खां के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले किसने चलाया ये भी और ख़त्म किसने किया? बहुत बार एग्जाम में आपको दिखाई देगा कि बराबर ये पूछे जाते रहे हैं, आपके प्रश्न हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 1663 में औरंगजेब के आदेश पर शेख निज़ाम की अध्यक्षता में 6 व्यक्तियों द्वारा संकलित फतवा-ए आलमगीरी थी। इसका मतलब ये पूछा जा रहा है आपसे कि फतवा-ए आलमगीरी है क्या? फतवा-ए आलमगीरी है क्या? इसका मतलब आपको जानना है और बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास प्रशासनिक नियमों की पुस्तक, सैनिक विनियमों का संग्रह, धार्मिक विनियमों का संग्रह और औरंगजेब की उक्तियों का संग्रह, ठीक है। तो औरंगजेब की उक्तियों का संग्रह ऐसा बोलकर किताब कम ही है, नहीं के बराबर है मार्केट में। तो इसका सही आंसर है आपका ये धार्मिक विनियमों का संग्रह, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें। इसमें इस्लामिक लॉ को कलेक्ट करके लिखा गया है, कंपाइल किया गया है, ठीक है। इस्लाम फतवा-ए आलमगीरी इसको बनवाने में, संकलित करने में कुल 2 लाख रुपए का खर्च उस समय में आया था और शेख निज़ाम बुरहानपुरी की अध्यक्षता में, शेख निज़ाम बुरहानपुरी की अध्यक्षता में इसका संकलन किया गया था, ठीक है। तो एक सवाल ये भी बनता है इसमें कि कितनी लागत लगी थी इसको बनवाने में? तो 2 लाख रुपया का खर्च आया था इसमें। और इसके अध्यक्ष कौन थे, संकलनकर्ता कौन थे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न जो बड़ा आसान भी है और बहुत बार आया हुआ है विभिन्न एग्जाम में, वहाँ से मैंने इसको पिक किया है। ये आपके
परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सवाल ये है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? एक्चुअली में ये कथन वही बोलेगा जो यात्री है, विदेशी यात्री है, जो बहुत जगह घूम कर फिर कर आया है। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, वर्नियर, मुनुची, रॉकफिंच, हॉकिंस, ये 4 नाम हैं आपके, और ये बड़ा फेमस है। और इसके बारे में मैं बहुत विशेष नहीं बताऊंगा, ये रॉल्फ फिंच इसका आंसर होता है, और बहुत फेमस कोटेशन है ये वाला। और आप अगर नहीं जान रहे हैं तो ये आपकी कमजोरी का घोतक हो बनेगा। ये इतना सरल और सामान्य सवाल है, बहुत बार कमीशन के एग्ज़ाम में, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, विभिन्न प्रकार के पीसीएस एग्ज़ाम में और जेट में, नेट में, इस तरह के एग्ज़ाम में बहुत बार वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो रॉल्फ फिंच एक, आप मान लीजिए कि लॉलीपॉप की तरह का मैंने क्वेश्चन आपको दिया है। नेक्स्ट प्रश्न में आप आ जाइए, निम्नलिखित में से अकबर द्वारा किससे जालिनूस अल जमान का खिताब दिया गया था? ठीक है, पहले आप ऑप्शन भी देख लेते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। हाकिम अलवी खां, हकीम जैनुद्दीन इब्राहिम इस्लाम, हकीम अली गिलानी, हकीम नरुद्दीन अब्दुल्ला। तो पहले इसका तो आंसर आप देख लीजिए, हकीम अली गिलानी है इसका आंसर है। ठीक है, हकीम अली गिलानी इसके आंसर है। ये हैं कौन, पहले ये आप जान लीजिए। और इनको जालिनूस अल जमान की जो उपाधि दी गई है वो क्यों दी गई, कौन है ये? तो ये अकबर के चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, फैमिली जो डॉक्टर होता है वो फैमिली डॉक्टर हैं, और बराबर अकबर का ट्रीटमेंट ये करते हैं। और ये लास्ट ट्रीटमेंट इन्होंने किया था अकबर का, अकबर को पेचिस हो गया था, डिसेंट्री हो गया था, और इतना हार्ड दवाई उन्होंने दिया था कि उसका इफेक्ट से उनकी तबीयत खराब हो गई और लास्टली उनका डेथ हो जाता है इनके दवाई के कारण ही। ठीक है, तो इनके दवाई के कारण ही इनका डेथ होता है, अकबर का डेथ होता है, और उसके बाद जहांगीर शासक बनते हैं। तो सम्राट का ये चिकित्सक है, और लास्ट ट्रीटमेंट इसने बढ़िया नहीं किया, सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ, फाइनली इसके कारण अकबर की डेथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए, किस चिश्ती संत के दरबार पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? मतलब बराबर इसका विजिट होता था उस संत के दरबार में। मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीद गंज सकर। देखिए, नॉर्मली जो आप देखिएगा अकबर के से संबंधित एक प्रश्न ये भी आता है कि किसके दरगाह पर गया था और उसको उसके बेटे की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो शेख सलीम चिश्ती के दरबार में भी अकबर जाता था बराबर, और इसी के कारण उसे जहांगीर को शेखू बाबा, शेख सलीम चिश्ती के दरबार में जाता था, इसलिए भी इसका नाम सलीम रखा था, और प्यार से अकबर शेखू बाबा कहता था सलीम को। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ऑप्शंस आपने देख लिया, तो इसका आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके दरबार में अजमेर में, अजमेर शरीफ में बराबर जाता था। ठीक है, और चिश्ती सिलसिले के बहुत बड़े फेमस संत हैं। नेक्स्ट है शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी। शेख नसरुद्दीन मोहम्मद जो हैं, उनको उपाधि मिली थी चिराग देहलवी की, चिराग देहलवी की ये इनकी उपाधि है, टाइटल है। ठीक है, और ये निज़ामुद्दीन औलिया के निज़ामुद्दीन स्टेशन दिल्ली में है, ये भी चिश्ती सिलसिले से हैं और उनके शिष्य थे ये। ठीक है, नेक्स्ट है बख्तियारुद्दीन, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काकी मतलब होता है रोटियों वाला। ये काम क्या है बेसिकली रोटियों वाला, कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये रात में टोकरा में लेके रोटी, जिसको आप नान बोल सकते हैं, वो लेके निकलते थे, और जितना उनके पास रोटी होता था रात भर में बांटते थे। इल्तुतमिश के ये आध्यात्मिक गुरु भी हैं, और इसी के कारण इनका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पड़ा इनको।
इन्हीं के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण भी इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया, करवाया गया। नेक्स्ट है शेख फरीद गंज सकर, ठीक है। ये सब जो है, ये सब टाइटल है, नाम इनको उपाधि दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब होता है चीनी का खजाना, इसका मतलब होता है गंज सकर मतलब चीनी का, कोई रोटी बांट रहा है, कोई चीनी बांट रहा है, ठीक है। बाबा फरीद भी इनको कहा जाता था, और ये भी आपके चिश्ती सिलसिले से संबंधित है, और इनकी जो बानियाँ हैं वो आपके गुरु आदि ग्रंथ में भी संकलित हैं। तो बहुत सारा फैक्ट आपको दिखाई दे देता है यहाँ पे कि मैंने आपको बताया। एक प्रश्न है और उसके साथ बहुत सारे आपको और भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आते हैं, बात करते हैं निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन शालीमार बाग साधिकार किया गया था, ठीक है। मतलब इसमें शालीमार बाग का निर्माण जो है किसने करवाया, मोटा मोटी यही क्वेश्चन है, और आपके ऑप्शंस हैं अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर, ठीक है। आप देखिएगा नॉर्मली भी हम लोग ये जानते हैं कि शाहजहां के टाइम में बहुत सारे बाग बगीचे का निर्माण किया गया, तो इसमें आपका आंसर होगा शाहजहां, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में कुछ हम लोग जान लें कि ये है कहाँ। ये श्रीनगर में है, पीर पंजाल आपका पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पे इसको बनवाया गया है। और इसका सुंदरता के बारे में फ्रांसीसी जो ट्रैवलर है बर्नियर, उसका डिस्क्रिप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसी के डिस्क्रिप्शन से हम लोगों को शालीमार बाग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन वेदों का एक संकलन है, इसका मतलब है कि कलेक्शन है। ये जो आपका संकलन वर्ड है इसका मतलब है कि कलेक्शन है, ये कलेक्शन है। वेद सारा कंपाइल किया गया है, वो कौन सा बुक है ये मैं बेसिकली आपको बोल रहा हूँ। मधु मालती, मजमा उल बहरीन, चंदायन, जीजे मोहम्मद शाही। इसमें आपका आंसर है आपका मजमा उल बहरीन, मजमा उल बहरीन है। इसका मतलब होता है दो समुद्रों का मिलन। इसका मतलब है कि इस्लाम और सनातन, जिसे हिंदू धर्म भी आप कहते हैं, उन दोनों का मिलन इसमें दिखाया गया है। इसमें हिंदू और जो सनातन धर्म है उसके वेदों का संकलन इसमें किया गया है, अच्छी अच्छी बातों का संकलन इसमें किया गया है। और ये बाबा लाल और मियाँ मीर, बाबा लाल और मियाँ मीर दोनों के विचार विमर्श के बाद इसमें लिखा गया, संकलन किया गया, ठीक है। और जो हिंदुओं के देव ग्रंथ है जिनको देववाणी भी कहा जाता है, उसका इसमें संकलन किया गया है। तो ये दारा सिको के द्वारा ये काम किया गया, इसमें संकलन कराने का काम किया गया, जिसको कि छोटा अकबर भी कहा जाता था, द्वितीय अकबर भी कहा जाता था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर दारा शिको अगर भारत का राजा या बादशाह बना होता, तो औरंगजेब अगर नहीं बना होता, तो हिंदुस्तान का जो भविष्य था वो बदल जाता। तो बहुत विद्वान था दारा शिको, हाईली लिटरेट है। उसका अब मान लीजिए कि मुगलिया सल्तनत में इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा, इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी कोई नहीं था, लेकिन ये अच्छा सेनापति नहीं था। ये सेना पे कंट्रोल इसका अच्छा नहीं था। आप ऐसा समझिए कि शाही सेना उसके पास है, उसके बाद भी औरंगजेब से हार जाता है। औरंगजेब जो है ये हल्ला करता है कि दारा ने शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दारा के सपोर्ट में शाहजहां है और शाही सेना और उसके साथ लड़ रही है, लेकिन औरंगजेब की कुशल नीति के कारण दारा सिको डिफीट खाता है। और बाकी आपको पता है कि उसको कैसे सर मुड़ के धूल से भरे हाथी के ऊपर बैठा के पूरे दिल्ली में घुमाया गया, बहुत नगन नाच किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो ये कहानी उसकी है। और लेकिन चूंकि बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, इसलिए उसने मजमा उल बहरीन का संकलन करवाया, बेहतरीन किताब है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है अकबर के द्वारा चलाए गए मत वहदत अल वजूद का अर्थ है। वहदत अल वजूद का बेसिकली मीनिंग हम लोग को जानना है कि है क्या। इस्लाम की सर्वोच्चता, इस्लाम की पवित्रता,
परम तत्व की एकता, जाति प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन से भी सेलेक्ट हो जाएगा, ये आपका है नहीं। ठीक है, और अकबर बहुत हार्ड इस्लाम में विश्वास नहीं करता है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन से ही आपको एलिमिनेट करके हम लोग निकाल देंगे। रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है? आपसे सवाल ये है कि जो फारसी में जो ट्रांसलेट किया गया जो बुक है, बेसिकली वो बुक कौन सा है जिसको ट्रांसलेट करके हम राजनामा या रजनामा बोल रहे हैं? ठीक है, भगवत गीता, रामायण, मनुस्मृति और महाभारत। ठीक है, अगर हम लोग जानते हैं तो राजनामा मतलब होता है युद्धों का इतिहास। इसका मतलब होता है युद्धों का इतिहास। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जय ही आपने अगर समझा मतलब तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अकबर जो है फतेहपुर सिकरी में वहाँ पे 1574 में इसने ये ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, अनुवाद विभाग की स्थापना की और वहीं पे इसने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका ये देखिए क्या है। ये बड़े अच्छे प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए हैं आपके लिए कि आपको फ़ायदा हो जाए, समझ में आ जाए कि किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। बड़ा आसान है अगर आप पढ़ रहे हैं तो, बड़ा कठिन है अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि मार्च अप्रैल तक में, फरवरी से मार्च के बीच में, मोस्टली मार्च मान के चलिए, मेरा ये गेसिंग रहेगा कि यहाँ पे एग्ज़ाम होने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सरखेज एवं बयाना मुगल काल में किस फसल के बाहुल्य के लिए प्रसिद्ध थे? ठीक है ना, यहाँ पे दोनों जगह जो है सरखेज और आपका बयाना है, यहाँ पे कौन सा फसल हो रहा है, यहाँ उपजता है? कपास, पान के पत्ते, पोस्ता और नील। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी आप अगर गेसिंग कर सकते हैं तो ये होगा आपका नील। ठीक है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अहमदाबाद के पास सरखेज है, ठीक है, और आगरा के पास बयाना है। ये अहमदाबाद, ये जो दोनों प्लेस हैं, और आगरा के पास और सरखेज जो अहमदाबाद के पास में है, यहाँ पे उच्च श्रेणी का नील का उत्पादन होता है। अहमदाबाद में चकोर प्रकार के नील होते हैं, और आगरा में काबुल जो नील होती है उसको काबुल बोला जाता है। ठीक है, या लाहौरी, सॉरी काबुल नहीं, लाहौरी जो नील होती है उसका नाम है लाहौरी, और वहाँ पे जो होता है अहमदाबाद में वो है आपका चकोर श्रेणी का होता है, इसलिए नील के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए। ठीक है, मनसब में वतन जागीर का अर्थ है। ठीक है, मनसब में वतन जागीर का अर्थ है, इसका मतलब क्या हो गया कि वतन जागीर, पहले तो हम लोग समझ लीजिए कि जागीर बहुत प्रकार के होते थे, सिंह अस्पा, दुई अस्पा। ठीक है, तो वतन जागीर जो है ये क्या है, ऑप्शंस आपके हैं, ये हस्तांतरित जागीर है, दूसरा शरीयत में इसकी स्वीकृति है, तीसरा यह तनख्वाह जागीर का भाग नहीं है, चौथा यह आय का विश्वसनीय स्रोत है। तो वतन जागीर जो है, पहले हम लोग ये समझ लीजिए कि वतन जागीर है क्या। ठीक है, वतन जागीर का मतलब, ये वतन जागीर बेसिकली राजपूत सरदारों को दिया जाता है। वो राजपूत सरदार जो मुगल बादशाहों की अधीनता स्वीकार करते हैं, परंतु उनके साथ हैं, उनकी मूंछों की लड़ाई है, वो आपकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे लेकिन फिर भी उनका अपना जो, जैसे सपोज दैट जो जिस जगह मैं राज कर रहा हूँ उस जगह को नहीं छोड़ेंगे, तो उन जगह को आप मत छोड़िए, तो वो वतन जागीर कहलाता था। आप
हस्तांतरित जागीर है, वो किसी को दिया नहीं जाएगा। मान लीजिए आप रांची के महाराज हैं और आप मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार करते हैं, तो वतन जागीर के रूप में आपको रांची तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में ये आपके अनुवांशिक हो जाएगा, ये फिर आपके बाल बच्चा को ही दिया जाएगा। ठीक है, वेतन के आधार पर ये डिक्लेयर किया जाता था। हो सकता है रांची की मनसबदारी आपको मिली, वो वतन जागीर आपका हो जाएगा, और उसके अलावा भी आपको श्रीनगर, कश्मीर, ये सब जगह की जागीर भी प्रदान की जाती थी। तो ये आपका आंसर है, हस्तांतरित जागीर है। ठीक है, ये आपका हस्तांतरित जागीर के रूप में दिया जाता था। देखिए, जितना जानते चले जाएंगे उतना बेहतर है, बहुत सारे फैक्ट आपको निकल के सामने आते चले जाएंगे। नेक्स्ट है, किस मुगल सेनापति के विरुद्ध रानी दुर्गावती ने अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? तरदी बेग, अली कुली खां, असफ खां, अदम खां। तो इसका आंसर है असफ खां। ठीक है, इसका आंसर है असफ खां। 1564 के आसपास में, 1564 में ये युद्ध लड़ा गया था। रानी का दुर्गावती इसमें तीरों से घायल भी जाती हैं और अपनी अस्मिता की, अपनी इज्जत की रक्षा के लिए वो आत्महत्या कर लेती हैं। इनकी बहन पकड़ी जाती है और उनकी बेइज्जती होती है। ठीक है, तो यही रानी दुर्गावती हैं और असफ खां के द्वारा ये कार्य किया गया। आज का अंतिम सवाल जो है आप देख लीजिए, 20 नंबर का जो सवाल है वो क्या है, आप देख लीजिए। ठीक है, औरंगजेब निम्नलिखित में से किस सूफी संत का शिष्य था? ठीक है, ये कौन कौन सा बादशाह किस किस सूफी संत से प्रभावित है, ये एक बार आपको जानना जरूरी है। ये सवाल, इस तरह के प्रश्न बराबर आते रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके शेख अहमद सरहिंदी, शाह वली उल्लाह, मासूम, ख्वाजा मीर दर्द। ठीक है, तो इसका आंसर है मासूम। ठीक है, इसका आंसर है मासूम। औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिला से संबंधित था, नक्शबंदी सिलसिला का ये फॉलोअर है, और उसमें शेख अहमद सरहिंदी के पुत्र शेख मासूम का, शेख मोहम्मद मासूम सरहिंदी पूरा नाम है इनका, चूँकि इनके फादर का नाम भी सरहिंदी है, शेख अहमद सरहिंदी, और इनका नाम है शेख मोहम्मद मासूम सरहिंदी, उनका ये शिष्य था। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर अंत देते हैं, और बहुत सारे फैक्ट हम लोगों ने देखा। कोशिश हम लोग करें, आप करें कि याद रह पाए चीज़, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।